देखो भाई, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हमने बात करी थी ब्लीडिंग, उससे पहले हमने ये पढ़ी थी बेसिक ऑफ कोआगुलेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और इससे पहले पढ़ी थी हमने एनीमिया, ठीक। मतलब ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 का नाम है डिसीज ऑफ ब्लड, और डिसीज ऑफ ब्लड में सबसे पहले हमने एनीमिया पढ़ा थी। नंबर 2 पे बेसिक ऑफ कोआगुलेशन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम हीमोफीलिया, ठीक है ना। अब हीमोफीलिया पे हम चलते इसके इंट्रोडक्शन। ये क्या इज ए रेयर, ये क्या रेयर है, यूजुअली इनहेरिटेड। ये जो है अक्सर कैसे मिलती है, विरासत में मिलती है। विरासत बोले तो अनुवांशिक। जैसे कि मान लो कोई पुरानी प्रॉपर्टी हमारे दादा से हमारे पापा को मिल गई, हमारे पापा से हमें मिल गई, हमसे हमारे बालकों को मिलेगी, ऐसे समझ लो। इनहेरिटेड मतलब अनुवांशिक, या कोई चीज़ विरासत में मिल जाए तो उसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिख लो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। वो आगे लिख रहे हैं वेयर, जहाँ पर क्या है ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, जहाँ पर ब्लड जो है प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाता ड्यू टू डेफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। किसकी वजह से, डेफिशिएंट मतलब कमी की वजह से, किसकी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी की वजह से क्लॉट्स नहीं बना पाते। क्लॉट्स का मतलब चोट लगने पर जो बेहतर रहता है, रुकता नहीं है, ये कहनी चाह रही है। एक तो हमारे यहाँ पे मुर्गा पाल रखे इन्होंने, तो ये खो करते रहते हैं। देखो आगे लिख लो ब्रैकेट में टिपिकली फैक्टर 8 और 9। खासकर जो है इसमें कौन से फैक्टर की कमी रहती है, 8 और 9 की, जिसकी वजह से ब्लड जो है बहने से रुकता नहीं। आगे बोले हैं लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। लीडिंग का मतलब, लीड का मतलब किसी चीज़ को बढ़त मिलना, तो इसमें क्या बढ़त मिल जाएगी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। जो लंबे समय तक ब्लीडिंग बहती रहेगी, वो क्या लंबे समय तक बहती रहेगी, ये कहना चाह रहा हूँ। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, लंबे समय तक खून का बहना। इजी ब्रशिंग, इसका मतलब नहीं पता इजी ब्रशिंग क्या है। एंड डेंजरस इंटरनल ब्लीडिंग, और क्या जो अंदर शरीर के अंदर भी कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि आंतों में, लीवर में, किडनी में। चोट लगने से किसी बीमारी की वजह से अगर ब्लीडिंग मान लो तुम्हारी शुरू हो गई इंटरनल ऑर्गन में, तो क्या है वो खतरनाक हो सकती है। आगे लिख रहा और मतलब दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड, आगे लिख रहा रियरली एक्वायर्ड। ज़्यादातर तो ये दादा दादी माँ बाप से आती है, और ये पर कभी कभी क्या एक्वायर्ड हो जाती है। एक्वायर्ड मतलब जैसे कि टाइफाइड होगा, ये कोई बीमारी है, टीबी हो गई, मलेरिया। एक्वायर्ड मतलब बाहर से हमें कहीं बीमारी हो जाती है, ऐसे मालूम। आगे बोला ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कॉल्ड बाय ए डेफिशिएंसी, जो कि क्या है कारण है किसका, बाय ए डेफिशिएंसी इन क्लॉटिंग फैक्टर 8, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी का कारण है, जिसको टाइप ए भी बोलते हैं। और 9 टाइप बी, प्राइमरली अफेक्टिंग मेल्स। ये खासकर जो बीमारी किसको अफेक्ट करती है, मेल्स को अफेक्ट करती है। अब आगे आते हैं उसके कारण, कौन कौन से कारण। नंबर 1 पर जेनेटिक इनहेरिटेड, ब्रैकेट में लिख रहा है जेनेटिक म्यूटेशन, अनुवांशिक उत्परिवर्तन बोलते हैं इसको। जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक, इनहेरिटेड का मतलब मैंने बता दिया किसी चीज़ का विरासत में मिलना या हमारे पूर्वजों से हमें मिलना। तो यहाँ पे बीमारी मिल रही है तो बीमारी की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे म्यूटेशन ऑन द एक्स क्रोमोसोम कोज द बॉडी टू प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर। मैं कह रहा हूँ म्यूटेशन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रही है। कोज द बॉडी प्रोड्यूस, उसकी वजह से क्या है, बॉडी प्रोड्यूस करती है इनसफिशिएंट क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब पूरी पर्याप्त मात्रा में क्या
क्लोटिंग फैक्टर बॉडी जो है बना नहीं पाती। आगे कह रहे हैं कब नहीं बना पाती, जब एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है तब। स्पेशली फैक्टर 8 खासकर कौन से वो नहीं बना पाएगी ये क्लोटिंग फैक्टर, इनसफिशिएंट किसकी रहेगी, फैक्टर नंबर 8 की, जिससे हीमोफीलिया ए होता। और आ गया फैक्टर 9 ब्रैकेट में हीमोफीलिया बी। अब वो नंबर बी पे आ जाओ, यहाँ एक्वायर्ड हीमोफीलिया। एक्वायर्ड हीमोफीलिया में क्या है, इन रेयर केसेस, मतलब बहुत कम केस में ऐसा होता है कि ए पर्सन कैन डेवलप हीमोफीलिया लेटर इन लाइफ विदाउट ए फैमिली हिस्ट्री। मतलब ऐसा बहुत कम चांस है कि किसी भी इंसान में ये हीमोफीलिया, एक्वायर्ड हीमोफीलिया हो जाए। ये कहना चाह रहे हैं डेवलप लेटर बाद में, लाइफ विदाउट ए फैमिली हिस्ट्री, मतलब ऐसा बहुत कम चांस है कि ये बीमारी तुम्हारे माँ बाप से तुम में ना आई हो और बाहर से तुम्हें कहीं से मिल गई हो। आगे देखो दिस अकर्स, ये कब उत्पन्न होती है, व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स, जब हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है किस पर, इट्स आउन खुद पर। फिर आगे लिख रहा है क्लोटिंग फैक्टर ऑफन लिंक्ड टू ऑटो इम्यून डिसीज। ये क्लोटिंग फैक्टर अक्सर किससे जुड़े रहते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज से, प्रेगनेंसी से जुड़े रहते हैं, कैंसर से जुड़े रहते हैं और ड्रग रिएक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ सी, एक्स लिंक्ड इन इनहेरिटेंस। ठीक, जेनेटिक देख ली, एक्वायर्ड देख ली, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें है मेल्स हैव ओन एक्स, नहीं 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। ये तो सब जानते हो तुम लोग कि जो मेल्स हैं वो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम रखते हैं। इफ़ देयर सिंगल एक्स क्रोमोसोम, जब मेल का अकेला एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, ले जाता है द म्यूटेड जीन, जो उत्परिवर्तन हुआ जीन है उसको ले जाता है यदि एक्स क्रोमोसोम, फिर क्या होता, दे विल हैव हीमोफीलिया। वो क्या रखते हैं, हीमोफीलिया रखते हैं। ऐसा कहना चाह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो इस बात को नहीं, दे विल हैव हीमोफीलिया। आगे लिख रहा फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम रखती हैं। इफ़ 1 इज डिफेक्टिव, यदि एक डिफेक्टिव है, देन यूजुअली कंपनसेट्स, ये क्या है, यूजुअली कंपनसेट्स का मतलब पता नहीं क्या होता, मेकिंग देम, उसको बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कैरियर्स बनाएगा, और हैविंग माइल्ड सिम्टम्स, फिर क्या है, माइल्ड सिम्टम्स रखेगा किसके, हीमोफीलिया। ठीक, तो आगे बोला स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये इसमें देखते क्या, इन रफली 1/3 ऑफ केसेस, मतलब 1/3 केसों में, मतलब 100 में से ऐसे मान लो 100 केस हीमोफीलिया के, तो उनमें से 33 केस मान लो क्या है, आगे देखते हैं क्या है। देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री, ये क्या है, इनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। एंड द डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ए न्यू जेनेटिक म्यूटेशन। इसका जो हीमोफीलिया का जो कारण बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एक न्यू जेनेटिक म्यूटेशन बनेगा, जो कि कब उत्पन्न होगा, कब बनेगा, ये अकरिंग ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। जब फीटल का डेवलपमेंट होगा माँ के पेट में, तब ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगा। ठीक है ना। अब आ जाओ टाइप्स पे। तो टाइप, वो तो कोज देख लिया हमने, अब टाइप पे आ जाओ। तीसरी हेडिंग है, डेफिनेशन देख ली, कोज देख लिया, अब टाइप में देखते हैं क्या क्या। हीमोफीलिया ए, इसमें क्या, कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी इन फैक्टर 8। इसमें फैक्टर 8 की कमी से क्या है, ये हीमोफीलिया होता, टाइप ए वाला। हीमोफीलिया बी, क्रिसमस डिसीज, कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी इन फैक्टर एक्स नहीं, इसको क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है, फैक्टर नंबर 9 की कमी।
हीमोफीलिया सी, ये रेयर फॉर्म, ये क्या रेयर फॉर्म है जो कि किसकी वजह से होती है, डिफिशियंसी इन फैक्टर, ये है जी 11, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ हीमोफीलिया के लक्षणों पे। सबसे पहला लक्षण है एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, खून बहेगा तुम्हारा और लंबे समय तक बहेगा। जहाँ ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए थी 5 मिनट में, तो हो सकता है तुम्हारे 1 घंटा चल जाए। यार एक तो ये मुर्गा बहुत काँव काँव करे जा रहा, 10 बार बोल दी पूरी वीडियो में। आगे बोल रहा जॉइंट ब्लीड्स, जो तुम्हारे जोड़ हैं उनमें भी क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है अंदर ही अंदर, जिससे क्या होएगा तुम्हें इसको क्या बोलते हैं, हेमरथ्रोसिस, ठीक। अगर डीप टिश्यू ब्लीडिंग, जो अंदर डीप टिश्यू हैं हमारे, उनमें ब्लीडिंग हो सकती है। इजी ब्रेसिंग का मतलब मेरे को पता नहीं है, ऐसा हो सकता है कि वो क्या आसानी से साफ की जा सकती है ब्लीडिंग बहती हुई, ऐसा हो सकता है। आगे हो सकता है नोज ब्लीड्स, नाक से जो है तुम्हारी क्या खून बह सकता है। अदर ब्लीडिंग, और भी कोई टाइप की ब्लीडिंग तुम्हारे शरीर में हो सकती है। अब आ जाओ डायग्नोसिस। यदि हीमोफीलिया की बीमारी होगी तो उसके लिए हम पैथोलॉजी लैब में जाकर कौन कौन सी जांच कराएंगे। फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्री, एक तो डॉक्टर जो है क्या करेगा, तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री पूछेगा, ठीक है ना, कि तुम्हारे दादा को तो नहीं थी बीमारी, दादी को, चाचा ताई से भी आ सकती है कभी कभी, और जी मतलब मम्मी पापा को, नानी नाना को, इनसे भी आ सकती है। और मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा तुमने कि तुमने इसकी दवाई ली या नहीं ली, कोई दवाई खाई या नहीं खाई, क्योंकि कभी कभी ये क्या है मेडिसिन से भी ट्रिगर्ड हो जाती है। देखो मैंने बताई भी थी, कहाँ गई, देखो कोजेज में देखो ये है ना, क्या है, ड्रग रिएक्शन, ठीक है ना, कैंसर, प्रेगनेंसी और क्या ऑटोइम्यून डिसीज, इनसे भी क्या है कुछ लिंक रखती है। फिजिकल एग्जाम करेगा डॉक्टर तुम्हारा, देखेगा तुम्हारे शरीर को, ठीक है ना, तो जहाँ से ब्लीडिंग बह रही है वहाँ देखेगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, कोआगुलेशन पैनल करवाएगा, पीटी सीटी वगैरह, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, देखो ये लिखे भी है, ठीक, एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन टाइम सीवीसी करवाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करवाएगा, फैक्टर एस करवाएगा, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और जेनेटिक टेस्टिंग करवाएगा, ठीक। फैक्टर एस से जेनेटिक, ये तो कुछ थोड़ी अच्छी जाँचें महंगी होंगी, पर ये सीबीसी से तो इतने ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ठीक। आगे आ जाओ ट्रीटमेंट, यदि बीमारी होगी तो ट्रीटमेंट कौन सा चलेगा। नंबर 1 पे फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो तुम्हारे फैक्टर की कमी हो गई थी 8 नंबर और 9 नंबर की, उसको क्या है, उसकी जगह हम दूसरे फैक्टर क्या तुम्हारी बॉडी में चढ़ा देंगे। जैसे आरबीसी की कमी हुई, आरबीसी चढ़ा दी, प्लेटलेट चढ़ा दी, ऐसे फैक्टर को भी क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आगे प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट, तो तुम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी चलेगा तुम्हारा। ऑन डिमांड ट्रीटमेंट, ऑन डिमांड बोले तो मतलब डॉक्टर को जो अपने हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रीटमेंट वो चला सकते, ना कि मरीज़ की डिमांड पे। ये मरीज़ की हालत देख के जो चला सकते हैं कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा। नॉन फैक्टर थेरेपी, वैसे भी मेडिसिन चला सकते हो जिनमें क्या है वो नॉन फैक्टर थेरेपी रहेगी, जिसमें मतलब फैक्टर से रिलेटेड दवाई नहीं चलेगी, ऐसे कहना चाह रहे हैं। अगर डेमोप्रोसिन, ये कोई टैबलेट आती है शायद इसकी, वो है DDA भी, जीन थेरेपी भी क्या दे सकते हैं। मैनेजमेंट, यदि बिना दवाइयों के ठीक करने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट लिख रहे हैं पर क्या क्या, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब या तो ऐसे लिख लेना या ऐसे लिख लेना, चाहे ट्रीटमेंट वाली ये लिख देना चाहे ये लिख देना। मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट ही एडिंग, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉम्प्रिहेंसिव केयर HTC, और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करेंगे। मेडिकेशन सेफ्टी,
देख ध्यान रखेंगे, वैक्सीनेशन दे सकते हैं इसकी। लाइफ स्टाइल में क्या, एक्सेसिव एंड फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए इंसान को। इंजरी प्रिवेंशन, चोट न लग जाए इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। डाइट एंड न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। डेंटल हेल्थ का रखना, मेंटल हेल्थ का रखना, ये कहनी चाहिए। अब ये हो रहा है कॉम्प्लिकेशन और देख लेते हैं इसके। जॉइंट डैमेज, इसमें क्या है, जॉइंट डैमेज होने के चांस रहते हैं जिसको हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड्स, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्लड बहेगा तो जान भी जाने की संभावना हो सकती है इसमें। इनहिबिटर डेवलपमेंट, इनहिबिटर का डेवलपमेंट हो सकता है तुम्हारी बॉडी में, ये कहना चाह रहे हैं। डीप मसल ब्लीडिंग, जो हमारे डीप मसल हैं उनमें क्या ब्लीडिंग हो सकती है। क्रोनिक पेन हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब तुम टेंशन में जा सकते हो, मूड खराब हो सकता है। अदर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, फ्रीक्वेंट हार्ड टू स्टॉप, इसमें फ्रीक्वेंट हार्ड टू स्टॉप को मतलब ब्लीडिंग को रोकने को क्या रहेगा, ये कि जो खून बह रहा है उसको जो है रोकना क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नोज ब्लीड्स है, शायद नॉन ब्लीड्स है, नोज ब्लीड्स भी हो सकता है। ब्लड इन यूरिन और स्टूल, पोटी में तुम्हारे ब्लड यूरिन जा सकता है। पोटेंशियल इन्फेक्शन के रिस्क क्या बढ़ सकते हैं। ये टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। दोबारा हेडिंग दिखा दे रहा हूँ मैं, तो कॉम्प्लिकेशन लिख देना। इन दोनों में ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट एक कोई चीज़ लिख देना है, दोनों लिखना चाहे दोनों लिख देना, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ही क्या है, मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल दो दे रखे, ठीक। तो जो सही लगे वो लिख देना। और डायग्नोसिस लिख देना, मतलब अगर ये बीमारी होगी तो कौन कौन सी जांच करानी पड़ेंगी ये लिखना। सिम्टम्स बता देना इसके, और क्या टाइप्स बताने पड़ेंगे, कोज बताने पड़ेंगे कि किस किस कारण से बीमारी होती है, और क्या ये इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। वीडियो करते बंद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक। इतनी मेहरबानी बाकी हो।